दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कल्चर्स में लोग एक जैसी बातें बताते हैं। कोई कहता है हर रात बिल्कुल उसी समय फुटस्टेप सुनाई देते हैं। कोई कहता है एक ही जगह, एक ही आकृति बस खड़ी रहती है। ये स्टोरीज डराने वाली लग सकती हैं, लेकिन एक सवाल बहुत लॉजिकल है। अगर ये सब इमेजिनेशन है तो एक्सपीरियंसेस इतने सिमिलर क्यों हैं? अब इन सवालों को और गहराई से समझने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की कुछ ऐसी जगहों पर जिन्हें लोग हॉन्टेड कहते हैं। इन जगहों पर कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो अलग अलग देशों में एक जैसे हैं, और शायद यही पैटर्न हमें किसी बड़े सच की तरफ इशारा करते हैं। टावर ऑफ लंदन, एक ऐसी जगह जहां सदियों तक कैद, टॉर्चर और एग्जीक्यूशंस हुए। यहाँ की रिपोर्ट्स सैकड़ों सालों में बार बार एक जैसी आई हैं। लोग बताते हैं देर रात पत्थर के कॉरिडोर्स में बिना किसी वजह फुटस्टेप्स, एक फीमेल फिगर जो कॉरिडोर के एक सिरे पर अचानक दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड्स में वही फिगर फेड हो जाती है। सबसे स्ट्रेंज बात, हर बार वही कॉरिडोर और लगभग वही टाइम। बॉर्ली रेक्टरी को सिर्फ हॉन्टेड नहीं कहा गया, यहाँ दशकों तक लगातार ऑब्जर्वेशंस दर्ज हुई। लोगों ने बताया एक नन जैसी फिगर, लंबा कॉरिडोर, स्लो, सेम मूवमेंट, हर बार सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं। लोग अलग अलग सालों में आए, लेकिन उन्होंने जो देखा वो लगभग बिल्कुल एक जैसा था। जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा सीन जो बस बार बार रिपीट हो रहा हो। द मर्टल्स प्लांटेशन में ये इंसिडेंट्स एक जनरेशन तक सीमित नहीं रहे। रिपोर्ट्स में बताया गया स्टेयरकेस के पास एक चाइल्ड लाइक फिगर, हमेशा वही स्पॉट, वही पोस्चर, वही डिस्टेंस। लोग बदलते रहे, ओनर्स बदले, साल बदले, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं बदला। हशीमा आइलैंड, एक पूरा आइलैंड जो अचानक खाली हो गया। रिपोर्ट्स में खाली बिल्डिंग्स के बीच ह्यूमन लाइक शैडोज, वही पाथ्स, वही फ्लोर्स, कोई मूवमेंट नहीं, कोई चेंज नहीं। लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कुछ वहीं अटका हुआ है, एक पैटर्न जो हर जगह सेम है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन सभी जगहों में देश अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं, बिलीव्स अलग हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। रेपिटेशन, फिक्स्ड लोकेशन, सेम टाइमिंग, कोई नया बिहेवियर नहीं, कोई इवोल्यूशन नहीं। जो लोग बताते हैं वो कुछ ऐसा नहीं है जो जी रहा हो, वो कुछ ऐसा है जो बस रिपीट हो रहा है। चलिए, अब समय आ गया है इस पैटर्न को थोड़ा और गहराई से समझने का। आज तक साइंस ने घोस्ट्स या सोल्स के रियल होने को कभी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जो बार बार रिपीट किया जा सके और हर बार वही रिजल्ट दे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि साइंस ने इस सवाल को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। पिछले 100 सालों में कई बार साइंटिस्ट्स ने इस मिस्ट्री को टेस्ट करने की कोशिश की है। 1930 के दशक में ड्यूक यूनिवर्सिटी में टेलीपैथी और माइंड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए। लोगों को कार्ड्स दिखाए गए, दूसरे कमरे में बैठे लोगों से गेस करवाया गया। कुछ रिजल्ट्स नॉर्मल से अलग लगे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स दोबारा किए गए तो वही रिजल्ट्स रिपीट नहीं हुए। इसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का पेयर लैब आया। यहाँ टेस्ट किया गया, क्या ह्यूमन इंटेंशन मशीन्स को अफेक्ट कर सकती है। लाखों ट्रायल्स हुए, कभी कभी बहुत मामूली डेविएशन दिखा, लेकिन प्रॉब्लम वही रही, रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं थे और कंट्रोल्ड कंडीशंस में वो डेविएशन गायब हो गया। साइंस ने इसे प्रूफ मानने से इनकार कर दिया। अब आते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर। मेडिकल साइंस ने नोटिस किया कुछ लोग क्लिनिकली डेड घोषित होने के बाद रिवाइव हुए, और उन्होंने बताया लाइट दिखाई दी, बॉडी के बाहर होने का एहसास हुआ या ऊपर से खुद को देखा। ये सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने कंट्रोल टेस्ट्स लगाए, ऑपरेशन थिएटर्स में हिडन सिंबल्स रखे गए, तो कोई भी व्यक्ति उन्हें करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मतलब एक्सपीरियंस रियल था, लेकिन प्रूफ नहीं मिला कि कॉन्शियसनेस बॉडी के बाहर गई थी। न्यूरोसाइंस यहाँ एक और एंगल देती है। एक्सट्रीम स्ट्रेस, ऑक्सीजन की कमी या ब्रेन केमिस्ट्री में बदलाव, इन सब से हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस में लोग प्रेजेंस महसूस करते हैं। कुछ ब्रेन एरियाज को स्टिमुलेट करने पर कोई आसपास है ऐसा फीलिंग पैदा हो जाता है, यानी गोस्ट लाइक एक्सपीरियंस ब्रेन क्रिएट कर सकता है। इसलिए साइंस कहती है एक्सपीरियंस रियल हो सकता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, साइंस ये नहीं कहती गोस्ट्स इम्पॉसिबल है। साइंस ये कहती है हमारे पास अभी सॉलिड एविडेंस नहीं, और यहीं से एक दूसरा सवाल जन्म लेता है। अगर कॉन्शियसनेस सच में इतनी कॉम्प्लेक्स है, अगर ब्रेन सिर्फ सिग्नल रिसीव करता है,
तो क्या डेथ के समय ये ट्रांजिशन उतना सिंपल है जितना हम मानते हैं? यही सवाल सालों पहले कुछ थिंकर्स ने भी पूछा था। उन्हीं में से एक थे स्वामी अभेदानंद। अपनी किताब लाइफ बियॉन्ड डेथ में वे एक अलग मॉडल रखते हैं। वे घोस्ट को ना आत्मा कहते हैं ना फैंटेसी। वे कहते हैं कभी कभी जो बचा रह जाता है वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक अधूरी कॉन्शियसनेस होती है। अभेदानंद के अनुसार हर इंसान 3 लेयर से बना है, फिजिकल बॉडी, सबटिल बॉडी और रियल सेल्फ। मौत में फिजिकल बॉडी खत्म होती है, लेकिन सबटिल बॉडी जिसमें मेमोरीज, डिजायर्स, हैबिट्स होती हैं, वो आगे बढ़ती है। अगर अटैचमेंट ज़्यादा है, अगर शॉक ज़्यादा है, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कॉन्शियसनेस अटक सकती है। यही स्टेट लोग गोस्ट एक्सपीरियंस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसी सोच सिर्फ भारत या वेदांता तक सीमित नहीं है। यूरोप में भी एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आए थिंकर ने गोस्ट एक्सपीरियंसेस को बहुत सीरियसली लिया। फ्रेडरिक W.H. मायर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे और सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक। मायर्स ने हजारों गोस्ट रिपोर्ट्स, एपैरिशंस, डेथ बेड विजन्स और हॉन्टिंग्स को स्टडी किया, लेकिन बिलीफ की तरह नहीं, उन्होंने डेटा की तरह देखा। उन्होंने नोटिस किया ज़्यादातर एपैरिशंस सोचने समझने वाले बीइंग्स नहीं लगते, वे रिएक्ट नहीं करते, वे रिपीट करते हैं, वे स्पेसिफिक जगहों से जुड़े होते हैं, जैसे कोई अवेयरनेस नहीं बल्कि कोई लेफ्ट ओवर इम्प्रेशन। अपनी फेमस किताब ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट्स सर्वाइवल ऑफ बॉडीली डेथ में मायर्स एक क्लियर डिस्टिंक्शन करते हैं। वे कहते हैं हर पोस्ट डेथ फिनोमिनन कॉन्शियस सोल नहीं होता। कुछ अपीयरेंसेस सिर्फ पर्सनैलिटी के फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, मेमोरी, इमोशन, हैबिट का रेजिड्यू। ये बात हमारे घोस्ट इंसिडेंट पैटर्न से परफेक्टली मैच करती है। टावर ऑफ लंदन, सेम कॉरिडोर। बॉर्ली रेक्टरी, सेम मूवमेंट। मर्टल्स प्लांटेशन, सेम स्पॉट। हशीमा आइलैंड, सेम पाथ्स। चेंज नहीं, डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ रेपिटेशन। मायर्स ने इसे कहा साइकिकल रेसिड्यू, मतलब वो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है और शायद पूरी आत्मा भी नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा जो अलग नहीं हो पाया। ज्यादातर धर्मों में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, लेकिन एक ही उद्देश्य होता है, मृत आत्मा को शांति मिले और वो आगे की जर्नी आराम से कर सके। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन वो तुरंत अगले लोक में नहीं जाती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक की आत्मा लगभग 13 दिनों तक परिवार और घर के आसपास ही रह सकती है, यही इंटरमीडिएट पीरियड। इस दौरान आत्मा धीरे धीरे भौतिक संसार के संबंधों से डिटैच होती है। वो अपने घर को, अपने प्रियजनों को, उनके शोक को समझती है। और शुरू में ये ट्रांजिशन इतना सहज नहीं होता है। रीतियों का अर्थ यहीं पर हिंदू रिचुअल्स अपने अर्थ में अर्थ रखते हैं। पहला चरण, पिंडदान। इस इंटरमीडिएट फेज में पिंडदान किया जाता है। यह कोई लिटरल भोजन नहीं है, यह एक सिंबॉलिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है आत्मा की सूक्ष्म अवस्था को स्थिरता और दिशा देना, ताकि आत्मा भ्रम, शौक और अटैचमेंट से आगे बढ़ सके। दूसरा चरण, 13वीं को प्रेत अवस्था का फॉर्मल क्लोजर माना जाता है। यह वो क्षण है जहां माना जाता है कि आत्मा की इंटरमीडिएट अवस्था पूरी हुई और वो अगले स्तर की यात्रा के लिए तैयार है। यह सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, परिवार के लिए भी एक कॉन्शियस फेयरवेल होता है। तीसरा चरण, श्राद्ध। 13वीं के बाद ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध वॉन्डरिंग सोल के लिए नहीं, बल्कि पितृ के रूप में सम्मान देने का रिचुअल है। यह रिमेम्बरेंस है, ग्रैटिट्यूड है और एक्सेप्टेंस है कि आत्मा अब उस फेज में पहुंच चुकी है जहां उसे पितृ रूप में माना जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने रियल इंसिडेंट्स देखे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। हमने नोटिस किया कि उन इंसिडेंट्स में पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम थे। हमने थिंकर्स और रिसर्चर्स की एक्सप्लेनेशन सुनी, भारत से लेकर यूरोप तक। और हमने रिचुअल्स को भी समझा, जो अलग अलग धर्मों में अलग रूप में हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य लगभग एक सा है। ये सब मिलकर एक ही बात की तरफ इशारा करता है। शायद कोई ऐसी एंटिटी है जो हमारी तरह इस 3D दुनिया में परमानेंटली नहीं रहती, लेकिन एग्जिस्ट ज़रूर करती है। और शायद हम सबको एक दिन उसी फेज से होकर आगे बढ़ना है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल अब भी अनआंसर्ड है। अगर डिज़ायर्स हम सब में होती हैं, अगर अटैचमेंट इंसानी नेचर है, अगर एक्सीडेंट्स और सडन डेथ्स दुनिया में अनकॉमन नहीं है, बल्कि हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ ही घोस्ट क्यों बनते हैं? क्यों हर अधूरी चाह घोस्ट नहीं बनाती? क्यों हर शौक सोल को नहीं रोकता? क्यों हर सडन डेथ सेम आउटकम नहीं देता? तो फिर असली कारण क्या है? क्या मैटर सिर्फ डिज़ायर का है या अवेयरनेस के लेवल का?
क्या फर्क अटैचमेंट का है या एक्सेप्टेंस का, या फिर कुछ लोग उस ट्रांजिशन के लिए रेडी होते हैं और कुछ नहीं? अगर आप हमारे पिछले एपिसोड्स देख चुके हैं तो आपको ये पता ही होगा कि क्रिएटर ने हमारे सिस्टम को कर्मा, टास्क और मल्टीवर्स जैसे लेयर्स में डिज़ाइन किया है। एक ऐसा सिस्टम जो रैंडम नहीं है बल्कि डीपली स्ट्रक्चर्ड है। तो फिर एक सवाल उठता है, जब एक्सीडेंटल या अननेचुरल डेथ होती है तो क्या उस डिज़ाइन में कोई बग आ जाता है? क्या क्रिएटर इतना इम्परफेक्ट हो सकता है कि हर एक्सीडेंट एक घोस्ट पैदा कर दे? अगर ऐसा होता तो ये दुनिया घोस्ट से भरी हुई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मानना कि घोस्ट किसी प्रोग्रामिंग बग की वजह से बनते हैं एक्चुअली क्रिएटर को अंडर एस्टिमेट करना है। अगर कोई क्रिएटर है तो सिस्टम ऑलमोस्ट परफेक्ट होगा। घोस्ट्स बग नहीं हो सकते, दे हैव टू बी अ स्टेट। चलिए लाइफ को एक प्रोसेस की तरह समझते हैं। आपका बॉडी एक व्हीकल है, आपकी आइडेंटिटी, मेमोरीज, डिजायर्स ये पैसेंजर हैं, और डेथ कोई एंड नहीं है, इट्स अ ट्रांजिशन विंडो। आपने एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा ये फेज थोड़ा डेंजरस है, इस टाइम सावधान रहना। लेकिन वो ये कभी गारंटी नहीं करते कि आप मर ही जाओगे। क्यों? क्योंकि डेथ सिंगल मोमेंट नहीं होती। डेथ एक परमिशन फेज है। यूनिवर्स में नेक्स्ट लेयर पर जाने के लिए दो चीज़ें साथ में मैच करनी होती हैं। पहली, सिस्टम अलाउ करे। दूसरी, आप रेडी हो। अगर दोनों मैच हुई तो क्लीन ट्रांजिशन, नो घोस्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सिस्टम अलाउ कर रहा होता है लेकिन आप इंटरनली रेडी नहीं होते। डिज़ायर्स अधूरी हैं, पुरानी पहचान अभी छोड़ी नहीं गई है, एक्सेप्टेंस नहीं है, और अचानक बॉडी खत्म हो जाती है। ऐसे में सिस्टम आपको आगे पुश नहीं करता और पीछे लौटने भी नहीं देता। आप आ जाते हैं एक इंटरमीडिएट स्टेट में जहां बॉडी नहीं है लेकिन डिज़ायर्स हैं। यही घोस्ट स्टेट है। कोई आपको फोर्स नहीं करता वहां रहने के लिए। यू स्टे बिकॉज यू कांट लेट गो। आप रहना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इस स्टेट में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई न्यू डिसीजन नहीं है। इसलिए घोस्ट्स रिपीट करते हैं, वही जगह, वही एक्शन, वही इमोशन। नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू स्केयर, बट बिकॉज यही आखिरी चीज़ है जिससे वो जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स का एक सिंपल रूल है, जब तक अटैचमेंट है स्टेट एग्जिस्ट करती है। अटैचमेंट कमज़ोर हुआ, मेमोरी वन फेड हुई, डिज़ायर डिसॉल्व हुई, स्टेट अपने आप खत्म हो जाती है। नो पनिशमेंट, नो फोर्स। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, क्यों? अगर सोल को आखिरकार नेक्स्ट जर्नी पर जाना ही है तो फिर घोस्ट्स की ज़रूरत क्यों? क्या प्रॉब्लम होती अगर घोस्ट्स एग्जिस्ट ही ना करते? यूनिवर्स उन्हें रोक कर क्यों रखता है? क्या उनसे कनेक्ट किया जा सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उनसे कनेक्ट करना सही है? सवाल अभी भी बहुत सारे हैं और हर सवाल के पीछे एक डीपर लेयर छुपी हुई है। नेक्स्ट पार्ट में हम इन सभी सवालों के पीछे का पूरा लॉजिक, पूरा प्रोसेस और वो सच जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और हाँ, आपका सपोर्ट ही हमें इस जर्नी को आगे ले जाने की ताकत देता है।